हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल। हम कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है द मुगल्स 16 टू 17th सेंचुरी। इससे पहले का टाइम पीरियड फ्रॉम 12th टू 16th सेंचुरी हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। चलो तो फिर अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो मुगल्स थे उन्होंने वो करके दिखा दिया था जो कि कंसिडर किया जाता था कि आप कर ही नहीं सकते, और अगर आपने कर भी लिया तो आप बहुत छोटे पीरियड के लिए कर पाओगे। ये था क्या? तो ये था एक बहुत ही बड़े एरिया को, एक वास्ट एरिया को कंट्रोल करना। अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लोग कंट्रोल तो कर लेते थे, बहुत सारे एरियाज उनके अंडर आ जाते थे, बट थोड़े ही टाइम बाद क्या होता था कि जो लोग वहाँ को बिलोंग करते थे वो उनसे वापस अपना एरिया ले लेते थे। बट मुगल्स के केस में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बड़ा एरिया, इनफैक्ट आप ये मान लो कि लगभग पूरा ही सब कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल के अंडर आ चुका था। फ्रॉम लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड द किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। तो 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से उन्होंने जो अपना किंगडम है वो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था फ्रॉम आगरा एंड फ्रॉम दिल्ली। एंड अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट। 17th सेंचुरी तक उन्होंने लगभग पूरा ही हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है वो कंट्रोल कर लिया था। और ये चीज़ थी बहुत ही अलग, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। कर भी लेते थे तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए वो कर पाते थे। Moving forward, today the PM of India addresses the nation on Independence Day from Red Fort in Delhi। अभी जब भी हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे नेशन को एड्रेस करते हैं फ्रॉम रेड फोर्ट विच इज इन दिल्ली। ये जो रेड फोर्ट था ये था हमारे मुगल एम्परर्स का रेसिडेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं कि मुगल्स थे कौन। हु वर द मुगल्स? ये थे डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनिएजेस ऑफ रूलर्स। दो ग्रेट रूलर्स के ये लोग वंशज थे, ये उनकी फैमिलीज को बिलोंग करते थे। बात करें इनकी मदर साइड की तो दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान, जो कि थे एक मंगोल रूलर। वही बात करें इनके फादर साइड की तो दे वर द सक्सेस ऑफ तैमूर, जो कि थे रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड अभी प्रेजेंट डे टर्की के। तो दोनों ही जो इनके एंसेस्टर्स थे दे वर वेरी ग्रेट, और इसीलिए हम कहते हैं कि दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रेट लिनिएजेस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो जो बाबर थे वो थे हमारे फर्स्ट मुगल एम्परर। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फिरगना इन 1494। 1494 में उनको फिरगना का थ्रोन मिल गया था। ही वो सक्सीडेड, उनके जो फादर थे और जो उनके बड़े भाई थे दे वर डेड, और उसके बाद जो था थ्रोन उनको संभालना पड़ा था, थ्रोन उनको दे दिया गया था। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स, इस टाइम पर वो कितने एज के थे? ओनली ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 12 साल के थे वो। ठीक है, इसके बाद ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन। उसके बाद कुछ अटैक्स हुए और क्या हुआ एज अ रिजल्ट उनको ये जो थ्रोन था ये छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और अटैक के बाद क्या हुआ? ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। बहुत सालों तक वो घूमते रहे। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग उन्होंने इन 1504 काबुल को कैप्चर किया। काबुल को उन्होंने कैप्चर किया इन 1504। इसके बाद इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली को उन्होंने कब डिफीट किया? इन 1526। इस टाइम पर सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, और इनको बाबर ने हराया एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ बाबर इन इंडिया, जब उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया था एट पानीपत। अब हम बात करेंगे अबाउट मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। तो देखो, वो लोग बिलीव नहीं करते थे ऑन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो सबसे बड़े वाले बेटे को दे दी जाती थी। इसको हम कहते थे रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? वो लोग फॉलो करते थे मुगल्स एंड टिमोरिड कस्टम ऑफ कोपार्सनरी। इसमें क्या होता था? इसमें जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो सारे ही सन्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो ये मुगल्स जो थे वो यही पॉलिसी फॉलो करते थे ऑफ कोपार्सनरी इनहेरिटेंस, जहाँ पर जो भी सारा कुछ उनको फादर से इनहेरिटेड होता था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सन्स। ठीक है, अब मुगल रूलर्स के रिलेशन देखिए बाकी रूलर्स के साथ। तो मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो भी रूलर्स उनकी अथॉरिटी मानने से मना कर देते थे, उनकी पावर को एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे, हर जगह जो मुगल रूलर्स थे वो वहाँ जाकर अटैक करते थे। और जब मुगल बाद में काफ़ी पावरफुल हो गए तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूलर्स थे जो अपनी मर्जी से आके उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनसे लड़ाई करें। सो द बेस्ट दे डिड वाज कि वो अपनी मर्जी से आए और उन्होंने मुगल्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल राजपूत, बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो डॉटर्स थी वो मुगल फैमिलीज में दे दी थी, ताकि उनकी जो डॉटर्स है दे गॉट मैरिड इन मुगल फैमिलीज, और साथ में इन जो राजपूत को बहुत अच्छी हाई पोजीशंस मिल गई थी। इसके अलावा सारे ही राजपूत ऐसा नहीं कर रहे थे, कुछ राजपूत, काफ़ी राजपूत ऐसे भी थे जो कि मुगल्स को रेसिस्ट करते थे, उनके अगेंस्ट भी थे। ठीक है, तो जिन्होंने उनका सुप्रीमेसी मान ली थी, उनके पावर को मान लिया था, वो लोग क्या करते थे कि आके उन्हें ज्वाइन भी कर लेते थे, साथ में अपनी बेटियों की शादी भी मुगल से करा देते थे, और उन लोगों को क्या वो मिलता था? उनको मिल जाती थी हाई पोजीशंस। ठीक है, देयर वर सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। ठीक है, मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो फिर मुगल ने इन पर अटैक किया और इनको डिफीट कर दिया। उसके बाद मुगल ने इनको बहुत अच्छे से विद ऑनर ट्रीट किया, और साथ में जो इनकी लैंड उन्होंने इनसे कैप्चर कर ली थी इनको हराकर, वो भी इन्होंने इनको वापस कर दी। तो ये था मुगल की स्पेशलिटी कि वो किसी को हराते थे तब भी वो उसे ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उसके साथ वो रिस्पेक्ट से रहते थे। ठीक है, सो द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल द मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चीफ्टेंस। और ये उनकी क्वालिटी थी जिसकी वजह से काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे किंग, काफ़ी सारे चीफ्टेंस उनके अंडर आ लेते थे। बहुत लोग उनकी सुप्रीमेसी मानते थे, क्योंकि उनका एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही नेचर था। किसी को हराने के बाद उसे ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करते थे। सो दिस वाज एन यूनिक ट्रेट जो कि हमारे जो मुगल्स थे वो रखते थे। ठीक है, दिस वाज देयर यूनिक क्वालिटी।
मूविंग फॉरवर्ड, मनसबदार एंड जागीरदार क्या होते हैं? तो देखो, जो लोग भी मुगल्स की सर्विस ज्वाइन करते थे उनको एनरोल किया जाता था एज मनसबदार। मनसबदार यानी कि वो इंडिविजुअल जिसके पास एक मनसब होता है। मनसब यानी कि एक पोजीशन या फिर एक रैंक। ये पोजीशन और रैंक क्या था? तो ये मुगल्स का एक तरीका था, एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसका वो यूज़ करते थे टू फिक्स द रैंक, किसी की रैंक फिक्स करने में, उनकी सैलरी फिक्स करने में और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी वो फिक्स करने में। जो रैंक और सैलरी थी वो डिटरमाइन की जाती थी बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसे बोलते थे जाट। जिसकी ज़्यादा जाट होगी यानी कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है कि मनसबदार कौन होते थे? जिनकी एक रैंक होती थी, एक मनसब होता था, ठीक है। अब मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी? तो उनको मेंटेन करनी होती थी एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर या फिर कावलरी मैन। तो ये उनका काम होता था कि उन्हें ये अपने साथ एक नंबर ऑफ पीपल जो कावलरी मैन होते हैं वो उनको हर समय मेंटेन करने हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी कहाँ से आती थी? तो इनकी सैलरी आती थी फ्रॉम द रेवेन्यू, जो कि वो कलेक्ट करते थे फ्रॉम जागीर, जो कि उनको असाइन की जाती थी। तो इन जागीर उन्हें अलग अलग लैंड देती थी, जागीर दे दी जाती थी और वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उस रेवेन्यू से वो क्या करते थे? वो सबको सैलरी देते थे और अपनी भी दे देते थे, ठीक है। बाय औरंगजेब टाइम द नंबर ऑफ मनसबदार्स इंक्रीज, देयरफॉर लेस रेवेन्यू कलेक्शन। जब तक औरंगजेब का टाइम आया तब तक क्या हुआ कि बहुत सारे मनसबदार होने लगे। बहुत सारे जब मनसबदार होंगे तो लैंड तो होते नहीं है, तो अब सबको कम कम लैंड मिलेगी। लैंड कम मिलेगी तो जो रेवेन्यू आएगा वो भी कम आएगा। तो इसलिए फिर क्या हुआ, उनकी सैलरीज धीरे धीरे होने लगी कम। अब बात करेंगे जब्त एंड जमींदार। तो देखो, जो हमारे मेन सोर्स था मुगल रूलर्स की इनकम का वो क्या था? वो था जो वो टैक्स लेते थे ऑन द प्रोड्यूस बाय पीजेंट्री। जो पीजेंट्स होते थे उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और वो था मुगल एम्पायर का मेन, मुगल रूलर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और ये जो टैक्स था ये कलेक्ट कौन करते थे? ये करते थे लोकल चीफ्टेंस या फिर हेडमैन्स। इनको कहा जाता था जमींदार और ये करते थे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स। तोदारमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सर्वे किया, बहुत ही डिटेल सर्वे किया ऑन क्रॉप ईल्ड। कोई भी क्रॉप, उसकी ईल्ड कितनी है, उसका प्राइस कितना है और वो कितने एरिया में कल्टीवेट किया गया है, ये उन्होंने किया सर्वे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम 1570 टू 1580। इसके बाद इन्होंने जो डेटा इससे कलेक्ट किया उसके बेस पे इन्होंने हर अलग अलग क्रॉप का टैक्स जो है वो फिक्स किया था, ठीक है। ये किसने किया था सर्वे? ये किया था तोदारमल ने, जो कि थे अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर। इसके बाद अब हमने जमींदार तो देख लिया, अब जब्त क्या होता है? तो देखो, ये होता है एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या होता था? प्रोविंस को अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया जाता था और इनका अपना शेड्यूल होता था ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। तो ये वेरी करता था फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस और प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था इन रेवेन्यू सर्कल्स। तो इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को हम कहते थे जब्त, ठीक है। अब कई बार क्या होता था कि जो जमींदार और जो पीजेंट थे जो एक ही कास्ट को बिलोंग करते थे वो साथ में आ जाते थे, दे गॉट अलाइंड एंड वो स्टार्ट कर देते थे टू रिबेल अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, ठीक। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक विच इज मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इनका इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना अच्छा उनका मिलिट्री था, जिसकी वजह से ही वो इतना सारा कुछ इकोनॉमिक और कमर्शियल जो प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ तक वो पहुँच पाए थे। ये सब क्यों हुआ था? बिकॉज उनका एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सुपर गुड और साथ में उनकी जो पॉलिसीज थी वो भी अच्छी थी और उनकी मिलिट्री वॉज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट। तो ये सारे ही रीजंस थे फॉर देयर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आते थे वो भी डिस्क्राइब करते थे जो मुगल एम्पायर था इसको एज अ फेबल लैंड, एज अ ड्रीमी लैंड। मतलब इतना सब कुछ यहाँ पर बढ़िया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पॉवर्टी नहीं थी, पॉवर्टी भी साइड बाय साइड वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। जो मुगल एम्परर्स थे और उनके मानसाबदार थे, ये बहुत सारा जो उनका इनकम होता था उसको कहाँ स्पेंड करते थे? ऑन द सैलरीज एंड ऑन गुड्स, क्योंकि वो बहुत सारे लोग अपने अंडर रखते थे, तो जो भी इनकी अर्निंग होती थी उसमें से बहुत बड़ा पार्ट सैलरीज में चला जाता था और सामान वगैरह में चला जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल इन द हैंड्स ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। और साथ में क्योंकि इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था तो जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनके पास टैक्स देने के बाद बहुत ही कम बचता था इन देयर हैंड्स। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स डिक्लाइंड स्लोली, धीरे धीरे 17th और उसके बाद वाली सेंचुरीज में क्या हुआ कि जो मुगल्स की अथॉरिटी है वो होने लगी धीरे धीरे कम। तो इस टाइम पर जो उनके सर्वेंट्स थे, जो अलग अलग मानसबदार थे और भी जो लोग थे जो उनके अंडर थे लाइक जमींदार, ये धीरे धीरे पावरफुल होने लगे। और क्या हुआ? इन्होंने अपने अलग अलग सेंटर्स बना लिए पावर के। और बाय द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी आई तो इनमें से बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। दे बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंगडम। वो अब मुगल को एज अथॉरिटी नहीं देखते थे, नाउ दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था इन 18th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि जो 17th सेंचुरी थी उसमें मुगल्स का जो पावर था वो थोड़ा होने लगा था कम, उनकी अथॉरिटी होने लगी थी डिक्लाइन। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में एक चीज और पढ़ी विच वाज अकबरनामा। अकबरनामा क्या था? ये एक अकबर की बायोग्राफी थी जो कि उनके फ्रेंड अबुल फजल ने लिखी थी। ये अकबर के क्लोज फ्रेंड थे और साथ में कोर्टियर भी थे, उनके कोर्ट में भी प्रेजेंट रहते थे। तो इन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखी थी। तो जो इसकी फर्स्ट वॉल्यूम थी उसमें इट वाज रिटन अबाउट अकबर्स एंसेस्टर, जो अकबर के एंसेस्टर थे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। सेकंड वॉल्यूम में जो अकबर के अलग अलग इवेंट्स थे उनके ड्यूरेशन में उन सब के बारे में लिखा गया था। और थर्ड में थे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, रेवेन्यू, आर्मी एटसेट्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।
तो ये जो थी ये थी 3 वॉल्यूम ऑफ बुक्स जो कि लिखी थी उनके फ्रेंड अब्बुल फजल ने, और इन बुक्स को साथ में हम कहते हैं अकबरनामा। जो हमारी 3rd वॉल्यूम थी उसको कहा जाता है N.A. अकबरी। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ में ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो ताकि फ्री एनसीईआरटी सब तक पहुंच पाए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।